आप सभी को नमस्ते और प्यार। जय RCM, जय हरीश संजीवनी। इससे पहले प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे विश्लेषण, डिटेल जानकारी आपने ली और आज जो है इसी टॉपिक पे अपन बात करेंगे। जैसे खेती के प्रकार है, एक खानदान भी है, धरती माँ भी है और सबसे पहले जो हरीश संजीवनी एक सहज प्रोडक्ट है। तो इसी ये पूरे टॉपिक पे अपन बात करेंगे क्योंकि घूमते हैं, देखते हैं, जानते हैं, नजर में आता है। तो खेती के 5 प्रकार में एक जो पहला प्रकार है जिसे विशिष्ट खेती कहा जाता है, यानी कि स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, यानी कि एक ही प्रकार की खेती किसान बार बार हमेशा करता है। तो इसमें जैसे आता है चाय, कॉफी, गन्ना, रबर, ये बार बार की जाती है। तो 50% आय इसके ऊपर निर्भर होती है किसान की, यानी कि ये स्पेशलाइज्ड फार्मिंग इसको कहते हैं। दूसरा आता है मिश्रित खेती, मिक्स खेती, यानी कि जो मेन फसल है जिसका उत्पादन लिया जाता है उसके अंतर्गत फसलों के साथ इसको लिया जाता है। जैसे बाजरा के साथ मठ है, मूंग है। और ये खेती के साथ पशुपालन भी, पशुधन को रखते हैं, डेयरी का उद्योग भी करते हैं, 10% योगदान मिलता है। तो ये मिश्रित खेती का प्रकार है। एक तीसरी खेती आती है शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग। ऐसी भूमि जब वर्षा बारिश कम होती है, यानी बिना सिंचाई के साधन उपयोगी फसल ली जाती है ऐसी भूमि पे। इसमें जो आता है बाजरा है, ज्वार है, चना है, जौ है, कुलीद है, मट है, नागली, रग्गी, सरसों है। तो ये ड्राई फार्मिंग की खेती है। किसान को बारिश के पानी को संभाल के भी रखना पड़ता है। चौथा प्रकार है बहु प्रकारीय खेती, यानी कि डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। हाँ, इस खेती का संबंध जो है उन जोतों से है, उन टीम से है, उस फार्म से है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। और इसका जो निर्भर है, ये खेती जिसके ऊपर निर्भर है, ये सही मायने में रेट वाली खेती है। यानी जिस फसल का या फ्रूट का या फल का, फूल का रेट ज्यादा है उसी को अलग अलग तरह से लिया जाता है। इसीलिए इसको डाइवर्सिफाइड फार्मिंग कहते हैं। और 5वां प्रकार है रेंचिंग खेती, यानी कि रेंचिंग फार्मिंग। इस खेती में जमीन की जुताई, बुआई, गुड़ाई ऐसी कुछ भी होती नहीं है, करते भी नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक वनस्पतियां, विभिन्न पशु, गाय, भेड़, बकरियां, गाय, ऊंट, इनको चराया जाता है। यानी कि जनरली उसको गायरान, मालरान ऐसा कहते हैं। हिंदुस्तान में ज्यादातर पर्वतीय प्रदेश में, पठारी भागों में ये खेती होती है। तो ऐसे ये खेती के प्रकार में हमें समझना है, क्योंकि ये हमारे खानदान से भी जुड़े हुए, हमारी जमीन से भी जुड़ी हुई बात है। और खानदान में कैसे जुड़ी हुई है इसको जरा विस्तृत रूप से मैं बताता हूं। हमारे देश में पहले खानदान को बड़ा अच्छा महत्व था, यानी कि हमारे दादाजी के समय तक पूरे हिंदुस्तान में सभी की एक ही खानदान थी। जैसे खेती को तो चालू होके 10,000 साल का इतिहास है। और मैं यह जो खानदान की बात कर रहा हूं, मन में आएगा, हम दूसरे परिवार से बहू लाते हैं, हमारी बेटी दूसरे परिवार में देते हैं, शादी के बंधन में रखते हैं। तो उस टाइम हम देखते हैं उसके संस्कार कैसे हैं, परंपरा कैसी है, खानदान कैसा है। तो ये खानदान एक बहुविकल्पी शब्द है। यह खानदान का मतलब परिवार नहीं है, पीढ़ी नहीं है, या वंश परंपरा राजाओं के जैसे चलती
वो भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसका अर्थ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि खुद ने हम स्वतः खुद ने क्या खाया और इस खाने के निमित्त से खुद को ही दान में क्या आया, यानी कि खुद ने क्या खाया और दान में क्या पाया, यही है खानदान। बहुत लोगों को जंक फूड, फास्ट फूड बहुत पसंद है, स्वादिष्ट है, जबान को अच्छा भी लगता है, लेकिन दान में क्या आया? जंक फूड खाया, दान में क्या आया? वजन बढ़ना, शुगर की बीमारी, पेट की समस्या, हृदय रोग, चाइल्ड एडिक्ट, विटामिन की कमी, रिपोर्ट देखो आज, सी की कमी, डी की कमी, B12 की कमी, यानी कि हमने जंक फूड खाया और दान में आया, ये चीजें आई। और दूसरी बात से समझते हैं, हम जो अनाज खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, इसके ऊपर कीटनाशकों का छिड़काव होता है, और वही सब्जी अनाज हमने खाया, दान में क्या आया? शरीर में जहर। ये मेरी बात नहीं है, हमारे देश के साइंटिस्ट मैडम रश्मि सांघवी IIT कानपुर, इनके रिसर्च पब्लिश है। उन्होंने ऐसी माओ का टेस्ट किया तो उस मां के दूध में जो जहर मिला, जो कीटनाशक छिड़का जाता है एक एंडोसल्फान नाम का, वो 800% मिला, और दूसरा क्लोरोपाइरीफॉस 400% मिला, यानी कि जो अलाउड लिमिट है, इतना जहर बॉडी को चाहिए, चलता है, तो उससे 800% ज्यादा एंडोसल्फान और क्लोरोपाइरीफॉस 400% ज्यादा, यानी कि औसत एक दिन में आदमी जो खाना खाता है तो अलाउड लिमिट से 800% ज्यादा, यानी कि जो खाना वो मां खाती थी और उसके दूध में ये पाया जो दूध बच्चा पी रहा है, यानी कि दान में ये आया। तो आज की पूरी हिंदुस्तान की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से मैंने जो बात की, दादाजी तक जो खाना हम खाते थे, और ये पहले के लोग जो खाना खाते थे, सादा खाना खाते थे, सब्जी रोटी, सात्विक भोजन लिया करते थे। अभी उन्होंने वो खाना खाया, दान में क्या आया? शरीर की शुद्धता, मन की शांति, यही है असली खानदान। तो हम सभी को फिर से उसी खानदान से लौटकर शामिल होना है, बड़े सच्चे अच्छे प्रयास करने हैं। तो कैसे? इसका सिंपल जवाब समझ में आएगा कि हमारे हरित संजीवनी एग्रीकल्चर श्रृंखला के हरित संजीवनी के सभी जो प्रोडक्ट है, हरित संजीवनी है, स्प्रेमैक्स है, शुगर है, रैपिड है, डिफेंड है, फ्रूट स्पेशल है, सॉइल हेल्थ है, गार्डन गोल्ड है, इनका भूमि पर और फसल पर इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने से दान में क्या आएगा? धरती मां अच्छी होगी, अच्छे फल, अनाज, सब्जियां, क्वालिटी, क्वांटिटी, गुणवत्ता, सभी में न्यूट्रिएंट्स सहज कुदरती बैलेंस में मिलेंगे, स्वाद भी बहुत अच्छा लगेगा, तन मन शुद्ध होगा, परिवार के साथ प्रीति और प्यार बढ़ेगा। तो हम सभी मिलकर RCM खानदान को बढ़ावा देंगे। यानी हमें अलग अलग खानदान की जरूरत नहीं है। जैसे अलग अलग फूल एक ही धागे में बियो जाते हैं, फिर माला बनती है, ऐसे हमें अभी बढ़ना है, सभी को खानदान एक करके पुराने खानदान को अभी जिंदा रखना है। और ये खानदान का जो रिलेशन है हमारी धरती, यानी कि हमारी जमीन भूमि से जुड़ा हुआ है। भूमि को, जमीन को पूरे यूरोप में पितृभूमि कहते हैं, विश्व में कई जगह ग्रह भूमि भी कहते हैं। इस जमीन के अनेक नाम है, बहुत नाम है, लेकिन पूरी दुनिया में भारत ऐसा देश है, इस जमीन को धरती माँ, मातृभूमि कहता है, और किसान को अन्नदाता कहता है। एक माँ की कोख से सभी ने जन्म लिया, माँ की कोख से सभी ने जन्म लिया, तो धरती माँ को साथ में ही पाया। जिस तरह जन्म देने वाली माँ बच्चों को लालन पोषण करती है,
उसी तरह धरती माँ हम सभी पृथ्वीवासियों को जीवन प्रदान करती है। हम हमेशा से धरती को माँ के रूप में देखते आए हैं। दरअसल जब हम धरती में कोई बीज बोते हैं तो उसी में से एक जीवन फूटता है, क्योंकि धरती जीवन देती है, इसीलिए उसे माँ कहते हैं। तो धरती माँ की उपजाऊ सतह हमारे लिए अन्न, सब्जियां, फल पैदा करती है। हमारे बीमार होने पर इस धरती पर औषधि, जड़ी बूटी मिलती है। पीने के लिए योग्य जल, अथाह जल के स्रोत देती है। भौतिक जरूरतें के हिसाब से परिवर्तित रूप के साधन, वस्तुएं भी देती है। श्वास लेने के लिए ताजी हवा और मन को शांति देने वाले मनोहरी दृश्य प्रस्तुत करती है। हमारी धरती माँ के बहुत बड़े उपकार है। लेकिन आज का मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया कि इस व्यर्थ बहाने एवं दूषित कर रहा है, उसको बहाने से दूषित कर रहा है। ऐसा करने से इसके भयावह असर हमारी धरती माँ पर ही पड़ते हैं। धरती माँ पर अन्न उपजता है, उसी में ही प्रमाण से अधिक, बहुत अधिक पानी, प्रमाण से अधिक रासायनिक खाद, प्रमाण से अधिक जहरीले कीटनाशक डालकर उसके सीने में जहर बोने का कार्य हो रहा है। और इसीलिए धरती माँ को थोड़ा समझते हैं, एक प्रयास है। जैसे इस जमीन का एक स्ट्रक्चर है, मोटा मोटी इस जमीन में 25% हवा है, 25% पानी है, 45% मिनरल है, खनिज है, और ऑर्गेनिक कार्बन 5% है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है धरती माँ बहुत स्वस्थ है, अच्छी है। और इसकी दूसरी बाजू आप देखेंगे, 50 साल में जो परिवर्तन हुआ, यह जो मिनरल है, खनिज है, 79% मिनरल, जो हवा, एयर 10% आई है, वाटर, पानी 10% है, और ऑर्गेनिक कार्बन ध्यान से देखो 1%। यहां 5% था, यहां 1% है। इसका मतलब क्या है? धरती मां की हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य खराब है। आप समझ गए होंगे। सरकार अभी मृदा स्वास्थ्य कार्ड देती है, यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड। इस रिलेशन में जो मैंने ऑर्गेनिक कार्बन कहा, इसमें तो बहुत चार्ट है, लेकिन ये चार्ट के ऊपर मैं नजर आपकी डालने के लिए प्रयास कर रहा हूं। जो लिख के आता है 3 फॉर्मेट में चार्ट में कि 0.75 से अधिक अगर है तो उच्च माना जाता है ऑर्गेनिक कार्बन। 0.5 से 0.75 तक है तो मध्यम माना जाता है, और 0.5 से अगर कम है तो निम्न माना जाता है। तो ये सॉइल चेक करने से मालूम पड़ता है। बात यह है, हमने जो चेक किया 1% जो रैंडमली फिगर दिखाई, जमीन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, जो हम यूज करते हैं उसके हिसाब से परसेंटेज कम ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि जो 5% ऑर्गेनिक कार्बन था, 1% रह गया। मेरे भाइयों, जब किसी के आदमी के हृदय को ब्लॉकेज आते हैं, डॉक्टर जब बोलता है 90% आपके ब्लॉकेज है हार्ट में, ऑपरेशन का सुझाव देता है, तो मतलब समझ जाओ धरती माँ के जो मैंने बात की 5% था, अभी 1% बचा है, तो इसका भी स्वास्थ्य खराब हुआ है। यानी कि जो ऑर्गेनिक कार्बन है, हृदय है, प्राण है, जीवन है। इसको एक उदाहरण से मैं आपको सवाल से क्लेरिफाई करना चाहता हूं। एक प्रश्न है, जमीन में बीज बोया, जमीन में बीज बोया तो पौधा अंकुरित होकर जमीन से बाहर क्यों आता है? जवाब में आता है, लोग बोलते हैं पानी देने के कारण ऊपर आता है, खाद डालने से ऊपर आता है। अच्छा, जमीन के कारण ऊपर आता है,
हवा होती है इसके कारण ऊपर आता है, बीज में उपजन क्षमता है इसके कारण ऊपर आता है। सब सही है, एक दूसरे से निमित्त है, कनेक्टिविटी है। लेकिन बात जरा ध्यान से सुनो, सब कुछ है, लेकिन जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन अगर नहीं है तो मेरे भाई पौधा ऊपर नहीं आएगा। एक आधा पौधा ऊपर आ भी गया तो बीज में जो फूड है उसके कारण ऊपर आएगा, बाद में मर जाएगा। इसलिए ऑर्गेनिक कार्बन हृदय है, जीवन है ऑर्गेनिक कार्बन। यानी कि आप वक्त आ चुका है, समय आ चुका है, आज हम इस धरती माँ को मानते हैं, उसी के अन्न जल से हमारा शरीर बड़ा होता है, उसी के साथ हम ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, उसका बर्थडे मनाते हैं। लेकिन हमें यहाँ स्वस्थ जीवन की निरंतरता के लिए हमारी धरती माँ की प्राकृतिक गुणवत्ता को, उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने हेतु हम सभी को समन्वित रूप से आगे आने की आवश्यकता है। हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल बात है, धरती माँ को जो हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 है और सॉइल हेल्थ है, इसको सेवा में दान करना पड़ेगा, यानी कि देना पड़ेगा। मतलब धरती माँ की सेवा हुई। मुझे याद आया, बहुत सारे लोग बैठे थे मीटिंग में, लेकिन उसमें से ज्यादा फौजी और कर्नल लोग थे। धरती माँ, सॉइल हेल्थ, स्टेज नंबर 1 पे बात हुई और मीटिंग के अंत में किसी को अपने विचार प्रकट करने तो धरती माँ के ऊपर कर सकते हैं। कर्नल उठे, आज भी मुझे याद है, और उन्होंने अपने विचार रखे। जिस माँ ने मुझे कोख से जन्म दिया, अच्छे संस्कार दिए, वो तो इस धरती से मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन जिस माँ ने मुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, खाना खिलाया, अन्न दिया, जीवन दिया, अभी मुझे उसकी मरते दम तक सेवा करनी है। फौज में तो मैंने सीमा में रह के देश की सेवा की। आज जो माँ चली गई, लेकिन जो माँ मेरे सामने है, उसकी मैं सेवा मरते दम तक करूंगा, सेवा करूंगा, सेवा करूंगा। यानी कि ये भाव अंदर जगते हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण हम देते हैं। ऐसे ही आज समय आ चुका है, ब्लॉकेज बढ़े हैं, तो इसीलिए आज धरती माँ की सेवा सभी के हाथों से होनी है। इसके सेवा के लिए सभी को प्रयास करने हैं, क्योंकि हरित संजीवनी एक सहज प्रोडक्ट है। सहज प्रोडक्ट है मतलब कुदरती प्रोडक्ट है। इसको भी मैं थोड़ा सा विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूँ। कई लोगों के मन में आता है, उलझन है, मनोदशा है। मनोदशा ये है, सवाल है मन में, हरित संजीवनी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, तो फिर ये रासायनिक खादों के साथ मिलाकर क्यों डाला जाता है? ये मन में सवाल आता है। दूसरा सवाल आता है, हरित संजीवनी के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसका हम खेत और फसलों में इस्तेमाल भी कर रहे हैं, मतलब हम अभी ऑर्गेनिक खेती करने की तरफ बढ़े हैं, शुरुआत की है, तो रासायनिक खादों की जरूरत क्या है? जरूरत नहीं होगी। ऐसी उलझन पैदा होती आता है। इसे समझ लेंगे, बहुत आसान है। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि खेती एक पद्धति है और खेती एक स्वभाव है। खेती एक पद्धति है, सिंपल, जैसे अभी आप आपके सामने सुनते हैं, देखते हैं, जानकारियां आती है। जैविक खेती है, सेंद्रीय खेती है, नैसर्गिक खेती है, पारंपरिक खेती है, रासायनिक खेती है। अभी ये पद्धति और स्वभाव, पारंपरिक खेती को आप देखेंगे तो खेत से निकलने वाला सभी कचरों को अपघटन के बाद खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो पारंपरिक खेती हो गई।
नैसर्गिक खेती, अच्छा, गोबर को बड़ा महत्व देते हैं। सबसे ज्यादा पेड़ लगाना, क्यों? क्योंकि पंछी आएंगे, पेड़ पे बैठेंगे, इधर उधर घूमेंगे, तो उस जमीन में विष्ठा गिरेगी तो वो मिलेगी। ऐसी घास को लगाएंगे जो जीवाणु बढ़ेंगे। गोमूत्र का कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे प्रयोग हैं। जैविक सेंद्रीय खेती के बारे में हरी खाद को डालेंगे, कंपोस्ट खाद को डालेंगे, जीवांश खाद को डालेंगे, यानी कि मिला जुला के, यानी कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना। जमीन की उपजन क्षमता रखने हेतु कचरा पशु खाद का पुनर्निर्वीकरण करना, खेत सही समय पर जुताई करना, धूप देना, फसल का चक्रीकरण करना, पानी का संतुलन रखना, प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग करना। यानी कि दाल का पौधा गेहूं के साथ अगर लगाते हैं तो नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि दाल हवा से नाइट्रोजन को लेती है, गेहूं को देती है। जैविक खेती, रासायनिक खेती। इसका कारण लोगों के जनसंख्या बढ़ने वाली थी, अनाज की पूर्ति चाहिए थी, तो 68 में हरित क्रांति का जन्म हुआ। हमारे पास जो देसी बीज था उसको हाइब्रिड बनाया, उपज बढ़ गई। फिर भूख बढ़ी तो रासायनिक खाद, भूख मिट गई, फिर नई बीमारी आई तो कीटनाशकों का जन्म हुआ, खरपतवार नाशकों का जन्म हुआ। मतलब अनाज की पूर्ति तो हुई, उत्पादन बढ़ा, लेकिन जमीन की उर्वरकता खराब होने लगी, जल वातावरण प्रदूषित होने लगा। अब फॉस्फेट ज्यादा अगर देते रहे तो ऐसे बैक्टीरिया को जन्म देता है, मानव शरीर के लिए हानिकारक है। प्रमाण से ज्यादा रासायनिक खाद देना बहुत हानिकारक है। जो मैंने सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कही, सरकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड देती है। इसमें से 2 चार्ट मुझे स्पेशली आपको टॉपिक से रिलेटेड है, बताना चाहता हूं। चार्ट बहुत है, लेकिन एक चार्ट आता है, उसका टाइटल है संदर्भ उपज के लिए उर्वरक सिफारिशें, और ब्रैकेट में आता है जैविक खाद के साथ। मतलब जो यूरिया है, एसओपी है, पोटैश है, ये चार्ट दर्शाता है आपको कितना डालना है, आपकी जमीन में कितना है और आपको कितना डालना है। फिर सेकंड चार्ट आता है द्वितीय एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों संबंधी सिफारिशें। ये चार्ट क्या दर्शाता है कि दुय्यम खाना और सूक्ष्म खाना जो पौधे को लेना है, जैसे सल्फर है, जिंक है, बोरान है, गोबर का खाद है, राइजोबियम है, चूना, जिप्सम है, ये आपके जमीन में देना है या नहीं देना है, इस चीज को दर्शाता है। मैं ये पूरा रासायनिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती, पारंपरिक खेती, सेंद्रीय खेती, इसके कहानी से इस चीज को आपको समझाने का प्रयास करता हूं। 4 लाइन की कहानी है, लेकिन पूरी आप समझ जाओगे। कहानी का टाइटल है एक अनार और 100 बीमार। यानी अनार के दाने में ठीक करने की क्षमता है। अनार तोड़ा, दाने निकाले, एक एक दाना सभी को दिया। अच्छा, अनार का दाना चाहिए, इनकी सबकी इच्छा थी, लेकिन अनार के दाने की कोई इच्छा नहीं थी। तो किसान कौन सी पद्धति, कौन से स्वभाव की खेती करता है, कौन सी पद्धति अपनाता है, या करे, इस पद्धति से करे या इस स्वभाव से करे, हम तय नहीं कर सकते। इसमें से कौन सी भी पद्धति हो, हमारे हरित संजीवनी एग्रीकल्चर के श्रृंखला के सभी प्रोडक्ट, किसान की कोई भी पद्धति हो, या हमारे सभी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कारण हरित संजीवनी एक सहज प्रोडक्ट है, कुदरती प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट्री फूड है, ट्रीटमेंट के रूप में हम भूमि और फसल पर देते हैं। मतलब इसका कोई खाद और कीटनाशक का विकल्प नहीं है, पर्याय नहीं है। इसीलिए
ये पद्धति और स्वभाव है। तो इस कहानी से आप समझ गए होंगे। सॉइल हेल्थ जमीन में देते हैं, प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में देते हैं हरित संजीवनी का। तो इसका लाभ क्या है? सिंपल है। इसका लाभ है सूक्ष्म जीव सृष्टि को बढ़ावा देकर उनके लिए भोजन बनाता है। जमीन में पानी पकड़कर हवा को घुमाकर जमीन की भुरभुरापन और नमी को बनाए रखता है। जमीन में दिया हुआ खाद जो खाना है, खाने के लिए सूक्ष्म जड़ों की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि वो मुंह है तो उनको बढ़ाता है। जमीन के अंदर के अघुलनशील घटकों को घोलता है। कितने अच्छे लाभ है। दूसरा, हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 जब फसल पर हम छिड़काव करते हैं, क्या लाभ है? पौधे की बचपन, यौवन, परिपक्व अवस्था को संभालता है। पौधे के श्वसन सिस्टम को ठीक करता है। पौधे के सूक्ष्म जड़ों से लिया अन्न पत्ते और फल की तरफ सही मात्रा में पहुंचाता है। पौधे का विकास और बढ़ने वाला उत्पादन में संतुलन बना के रखता है। गुणवत्ता पर कुदरती काम करता है। कितने अच्छे लाभ हैं। फ्रूट स्पेशल, ये भी छिड़काव किया जाता है फलों के ऊपर, इसके भी बड़े लाभ है। फ्रूट फल में किसानों की समस्या है, जब पत्ते आते हैं निकलने की समस्या है। उस स्थिति में फूल लगते हैं झड़ते हैं, फल लगते हैं गिरते हैं, फल पर दाग धब्बे आते हैं, बाद में फल लूज रहता है। तो सभी समस्याओं के बचाव को यह बढ़ाता है फ्रूट स्पेशल। यानी कि फल का आकार है, रंग है, छाल की शाइनिंग है, स्वाद है, ये सब इसमें मिलता है और लास्ट में दाम भी अच्छा मिलता है। तो कितने प्यारे अच्छे लाभ हैं। और शुगर यानी कि गन्ने के लिए, ईख के लिए, मतलब शुगर मतलब गारंटेड पक्का मीठा। इसके लाभ क्या है? गन्ने की आंखों से, जो गन्ने की आंख होती है, वहां से अंकुर ज्यादा निकलते हैं। गन्ने की गांठ प्लस गोलाई प्लस लंबाई इज इक्वल टू ज्यादा वजन, ज्यादा पैसा। कितना वजन? 1 एकड़ में 5 से 20 टन तक। और भाइयों, आपके लिए गुड न्यूज है, 1 एकड़ के लिए प्रोडक्ट बना था, अभी आधा एकड़ के लिए प्रोडक्ट आ रहा है। दूसरा है डिफेंड, फफूंद की बीमारियों को रोकता है, फंगिस्टैटिक। ये सभी प्रकार की सब्जियां, पत्ते वाली, फल वाली, बाद में फूल फल, सभी में आती है ये फफूंद की बीमारी। और इस प्रोडक्ट का बड़ा अच्छा महत्व है, ये जमीन से भी दे सकते हैं और छिड़काव भी कर सकते हैं। कॉमन बात इतनी समझना है कि जब वातावरण में ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता जो है, अगर 65 है और तापमान टेम्परेचर अगर 30 है, इसका मतलब कुदरत ने उस कीटक को जन्म देने की परिस्थिति का निर्माण किया है। कुदरत है, सभी को चांस है, तो उनका जन्म होता है फफूंद का। तो हमारा डिफेंड क्या करता है? इस साइकिल को ब्रेक करता है। कितने अच्छे लाभ है इस प्रोडक्ट के। रैपिड, रस चूसक कीटकों को रोकता है। हाँ, ये कीटक कंपलसरी पूरे हिंदुस्तान में सभी सब्जियां, कपास, फल फूल, चाय, मिर्च, सबके ऊपर आता है। पूरे पौधे सूख जाते हैं। करेला को आपने देखा होगा, पीला दाग आता है और करेला ऐसा टेढ़ा हो जाता है। एक्चुअली ये थ्रिप्स और माइट्स, ये रस चूसक कीटक फूल के टाइम ही आते हैं और किसान पहचान नहीं पाया, उस टाइम दवा नहीं दी, तो पीला और टेढ़ा करेला हुआ। बाद में इसको कितना भी कवर करें तो जो 1-2 लाख रुपए होने वाले थे, खर्चा भी नहीं निकलता है। तो ये होता है रस चूसक कीटकों का परिणाम, पूरा पौधा सूखता है। तो फसल को चूसने से रोकता है, मतलब कीटकों की प्रजनन को ब्रेक लगाता है,
फसल को बचाता है। कितने अच्छे लाभ है। स्प्रेमैक्स 85, ये तो ऐसा प्रोडक्ट है, बहुआयामी प्रोडक्ट है। किसान की मजबूरी, खेत और फसल पर कंपलसरी है। इसको बहुत शॉर्ट में मैं कहना चाहता हूं कि काम इसके बहुत है। स्प्रेडर का काम करता है, स्टिकर का काम करता है, पेनिट्रेंट का काम करता है, ड्रिफ्ट कंट्रोल एजेंट का काम करता है, सांगतता एजेंट का काम करता है, पानी को बचाता है। बहुत लाभ है। पानी तेरा रंग कैसा, तुझमें मिलाऊं तेरे जैसा, तुझमें मिलाऊं तेरे जैसा। इसके आगे सुनो, जिसमें स्प्रेमैक्स मिलाएंगे, हरित संजीवनी हो, फ्रूट स्पेशल हो, स्प्रे डिफेंड हो, रैपिड हो, श्योर शुगर हो, या मार्केट का कोई भी कीटनाशक हो, कोई भी दवा जिसको छिड़का जाता है या जमीन में दिया जाता है, तो आगे है, जिसमें तेरे को मिलाएंगे उसकी ताकत को ज्यादा बढ़ाऊंगा। और इसके लिए भी आपको गुड न्यूज है। 100 ml स्प्रेमैक्स 250-500 1 लीटर में है, लेकिन बहुत लोगों की डिमांड थी, तो ये भी आपके लिए लॉन्च हो रहा है। लास्ट में आता है गार्डन गोल्ड, जहर मुक्त सब्जियां घर पर ही उगाए, परिवार को खिलाए, साथ में बीमारियों को भी भगाए। यानी कि ये गार्डन गोल्ड कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं आप? गमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बगीचे में इस्तेमाल कर सकते हैं, नर्सरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और छोटे छोटे बैंगन के पौधे, खीरे, ककड़ी, तुरई हम छत में लगा सकते हैं, टेरेस में, आंगन में लगा सकते हैं। बहुत सिंपल, एक पौधे को 100 ग्राम देना है। हर महीने देने से पौधे की विकास और पत्ते की चमक, जो कमजोर फूल आते, पंखुड़ी कम आती है, गुच्छा निकलता है, इसका मतलब परिवार में प्यार बढ़ता है। तो इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे लास्ट, इस फसल के प्रोडक्ट को कम्बो पैक आपको आपके हिसाब से बनाने पड़ेंगे। मैं सिर्फ एक इशारा कर रहा हूं, कम्बो पैक से क्या होगा फायदा। जैसे एक एग्जाम्पल पकड़ो, धान ये फसल है, धान के जैसी गेहूं है, ज्वारा है, बाजरा है, इनके लिए आपको कम्बो पैक कैसे बनाना पड़ेगा? एक सॉइल हेल्थ प्लस हरित संजीवनी प्लस स्प्रेमैक्स, ये तीनों प्रोडक्ट का ऐसी फसल के लिए कम्बो पैक होगा। दूसरा इशारा है, सभी सब्जियां, फल वाली, पत्ते वाली, वेल वाली, शेंग वाली, फूल, मिर्च, चाय, इनके ऊपर जो कम्बो पैक बनेगा, सॉइल हेल्थ, स्प्रेमैक्स, हरित संजीवनी, डिफेंड, रैपिड, तो ये पांचों का कम्बो पैक हो गया। और तीसरा, सभी फल, जैसे मौसम्बी है, संतरी है, केला है, सेब है, अनार है, मैंगो है, लीची है, चीकू है, बहुत सारे जितने भी फल है, इनके लिए भी एक कम्बो पैक बनेगा। सॉइल हेल्थ, फ्रूट स्पेशल, डिफेंड, रैपिड और स्प्रेमैक्स। ये कम्बो पैक्स समझने के लिए होता क्या है, हम अगर एक ही प्रोडक्ट उनको, एग्जांपल अगर सॉइल हेल्थ दिया सब्जी वाले को और बाकी कुछ नहीं दिया, तो जितने 4 बचे प्रोडक्ट है उसको मार्केट से लेने पड़ेंगे। तो अपने पास है, यानी कि खेती की 60% लगने वाली जरूरत अपने पास है, 40% उसको मार्केट से लेने दो, 60-70% अपने पास है। तो इसीलिए कम्बो पैक का महत्व है। यानी कि लास्ट में मुझे इतना ही समझाना है, कोई भी चीज आपको देनी है तो कम्बो पैक के साथ ही देनी है, क्योंकि उसको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी 67% प्रोडक्ट के लिए। और थोड़ा मानसून की स्थिति को भी समझ लेते हैं। एक जनरली 1 जून से मानसून की शुरुआत होती है, केरल से शुरुआत होती है, 1 जून से सितंबर तक मानसून रहता है। 1 जून में केरल से शुरुआत होती है, दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते 30 जून हो जाता है। मानसून का पूर्वानुमान जारी करने के लिए स्टैटिस्टिकल असेंबल कास्टिंग सिस्टम होता है। जनरली दक्षिण भारत, पूर्व मध्य पूर्वी जून में ही चालू हो जाता है, और उत्तर भारत में वैसे पूर्व मध्य पश्चिम उत्तर भारत में छत्तीसगढ़ है, झारखंड है,
पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, यूपी है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, असम है, पंजाब, हिमाचल, जे.एंड.के में, यह जुलाई में चालू हो जाता है। तो बताने का मतलब इतना ही, अपने प्रोडक्ट हम अगस्त महीने तक दे सकते हैं। तो इसलिए ये जो पूरे सब्जेक्ट विषय एक कहानी से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। छोटी सी कहानी, बहुत कीमती हीरे हैं हमारे पास और अंधेरे में कहीं खो गए, और उसे ढूंढने के लिए हमने एक मेणबत्ती को जलाया, 5 रुपए की मेणबत्ती को जलाया, और जलाते ही हमें हीरे मिले। तो आप समझ जाओ, मेणबत्ती की कीमत 5 रुपए नहीं है, वो करोड़ों रुपए हो गई। ऐसे ही हमारे जितनी भी आरसीएम के प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू करोड़ों है, हीरे ढूंढने जैसी है। इसीलिए इस चीज को समझना है। जय आरसीएम, जय हरित संजीवनी, जय जवान, जय किसान। जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त खाना, स्वस्थ भारत का निर्माण। जय जवान, जय किसान। लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी, लाए हरित संजीवनी, पाए हरित संजीवनी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।